Very good morning, students. In this chapter, the making of global world, we are now going to discuss. The next topic is the interwar years. How economy are behave in these years. Interwar year means the time duration between the first world war and the second world war. इसमें हमको इसी चीज को समझना है कि इन दो विश्व युद्धों में जो दुनिया के पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे वो कैसे चेंज हुए और जो इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, वो कैसे चेंज हुई। हम इसमें ये भी देखेंगे कैसे अमेरिका जो पहले दुनिया से कर्ज लेता था, इस वॉर पीरियड में कैसे वो कर्ज देने वाला देश बन गया। और ये भी देखेंगे कि क्यों ब्रिटेन में या यूरोपियन कंट्रीज में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो इतनी ज्यादा इम्पावर कैसे हो गई और वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी, जैसा कि हमारे देश में अभी इस चीज का लैक मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें दो पार्टीज थी, पहला अलाइड पावर और दूसरा सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, और काफी समय के बाद यूएसए ने भी ज्वाइन किया। जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था जापान के द्वारा, उसके बाद यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया, इससे पहले वो अलग था। और दूसरी थी सेंटर पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की। अब इसमें आप एक चीज समझिए कि ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, रसिया, ये तीनों देश यूरोप के हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ये कंट्रीज भी यूरोप की हैं। यूएसए अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक ना बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो मेनली यूरोप में ही लड़ा गया, ठीक ना। देखने से भी लगता है कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो यूरोप से ही रिलेटेड है। और लेकिन इस वार का जो इंपैक्ट था, इसका जो असर था, वो पूरे विश्व पर देखने को मिला। जब ये अगस्त 1914 को जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो काफी सारे देशों को लगा कि नेक्स्ट क्रिसमस तक यानी दिसंबर तक ये वॉर समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 4 साल लंबा खिंच गया। और इसके बाद जो देश में, जो दुनिया में रिसेशन आया, इसका जो इंपैक्ट हुआ, उस इंपैक्ट से निकलने में पूरे वर्ल्ड को 3 डिकेड्स का समय लग गया, 30 इयर्स का समय लग गया। इस दौरान दुनिया में हमको रिसेशन भी देखने को मिला। देखिए हुआ क्या, फर्स्ट बात करें फर्स्ट इंपैक्ट का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे द न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन, chemical weapons, machine guns, tanks, aircraft, etc. used to fight the war made it the first modern industrial war. बेटा ये टाइम था 1914, और हमको पता है ये 20th सेंचुरी है, यानी 20th सेंचुरी का ये वॉर था। हम जानते हैं कि यूरोप में 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, ठीक ना बेटा। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि जो ये टेक्निकल प्रोग्रेस थी यूरोप की, इस टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए जो हुई, उससे वॉर का पूरा चेहरा ही बदल गया बेटा। जो युद्ध के, जो वॉर के वेपन्स थे, वो चेंज हो गए। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नाजी जर्मनी से बहुत बड़े पैमाने पर किया। एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, गन्स का इस्तेमाल हुआ, ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल हुआ, टैंक का इस्तेमाल हुआ। अब आप सोचिए कि ये जो वेपन्स हैं, इससे थोड़े समय में ही कितनी बड़ी मानव त्रासदी लाई जा सकती है। तकरीबन 9 मिलियन पीपल वर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब पता नहीं कितने ऐसे थे जिनके बारे में कोई जानकारी भी हमें नहीं। सेकेंड इंपैक्ट क्या हुआ, द सोल्जर्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर स्पेशली फ्रॉम द कॉलोनीज। अब जब बेटा कोई वॉर लड़ा जाएगा, तो वॉर के मोर्चे पर सोल्जर्स तैनात होंगे, सोल्जर्स लड़ने जाते हैं,
वो मरते हैं और सोल्जर्स भेजे जाते हैं, वो मरते हैं और सोल्जर्स भेजे जाते हैं। तो ये सोल्जर रिक्रूट किए जाते थे कहां से? यूरोप की अलग अलग कंट्रीज ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी कॉलोनीज बनाई हुई। इन्हीं कॉलोनीज से सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था और बहुत बड़े नंबर्स पे, बहुत बड़े पैमाने पर इनको शिप्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू वॉर पर भेज दिया जाता था। ठीक ना? अब ये समझिए कि यूरोप से जब ये सोल्जर्स, यानी अब ये जो सोल्जर्स थे ज्यादा कामगार थे, यानी वो एज जो वर्किंग होती है जिसमें इंसान काम करता है, पैसे कमाता है, ये सोल्जर्स भी उसी एज ऑफ ग्रुप के थे। जब यूरोप से इस एज और ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स, लगभग हर परिवार से वॉर में भेज दिए गए, तो अब वो काम जो पहले सिर्फ पुरुषों का समझा जाता था, जो सिर्फ मेल्स का समझा जाता था, जो सिर्फ मैन का समझा जाता था, उसको करने के लिए पुरुष तो बचे नहीं सोसाइटी में, वो सारे तो वॉर लड़ने चले गए, सारे के सारे। तो उन कामों को करने के लिए जो यूरोप की लेडीज थी, जो फीमेल कम्युनिटी थी, जो महिलाएं थी, वो बाहर आई। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि क्यों इतना ज्यादा इंपावरमेंट है विमेन का यूरोप में। तो इस वर्ल्ड वॉर कुछ ज्यादातर तो इसकी वजह से समस्याएं ही पैदा हुई, लेकिन कुछ इसके अच्छे इंपैक्ट भी हमको देखने को मिले। जैसे विमेन एम्पावरमेंट काफी बड़े मुकाबले पर होता है यूरोप में और कंट्रीज के मुकाबले। अब जब बेटा वॉर लड़े जाएंगे ना, तो वॉर का एक एक्सपेंडिचर होता है, सरकारें वॉर पे खर्च करती हैं, उन्हें मशीनरी बनानी पड़ती है, उन्हें गन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसको खरीदने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका जो कि दुनिया से कर्ज लेता था अपनी जीडीपी को संभालने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, ब्रिटेन ने बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन सिटीजन से कर्ज ले रखा था। इस कर्ज लिया ताकि वो अपने वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका जो पहले कर्ज लेने वाली कंट्री थी, वो अब देने वाली बन गई। यूरोप में हमको विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिला, हालांकि ये मजबूरी में किया गया काम था, लेकिन हम आज के समय में इसको विमेन एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो ये वॉर ईयर्स में इकोनॉमी पर इसका लार्ज इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए इसका ये पॉलिटिकल इंपैक्ट था, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा? मैंने बताया कि जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे वो वॉर में चले गए। अब वॉर में चले गए तो वो शहीद हो गए। तो जो ब्रिटेन के या यूरोप के लगभग हर परिवार की यही कहानी, वहां पर जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे वो वॉर में बिजी थे या तो वो मर गए थे। तो इससे जो घर का अर्निंग करने वाला मेंबर था, जो घर का कमाने वाला मेंबर था, वो तो रहा नहीं है। तो घर की कमाई घट गई, यानी इनकम कम हो गई। इनकम जब कम हो गई, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर जब कम हो गई तो उन्होंने कमोडिटी की डिमांड करना ही कम कर दिया, और कमोडिटी की जब डिमांड करना कम कर दिया तो जब डिमांड रहेगी ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं कमोडिटी का, तो इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक रिसेशन दस्तक दे रही थी और वो आगे आई भी। ठीक ना? तो ये इंपैक्ट रहे हमारे, इस तरह से इकोनॉमी हमारी रिलेट हो रही थी ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। सो स्टूडेंट्स, इंटर वॉर टाइम ऑफ पीरियड में जो सेकेंड टॉपिक है हमारा पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी वॉर पीरियड में जो रिसेशन आया, यानी वॉर का ही इंपैक्ट था रिसेशन। लोगों की अर्निंग कम होना, डिमांड कम हो जाना, प्रोडक्शन कम हो जाना, एम्प्लॉयमेंट का कम हो जाना, दीज आर द इफेक्ट ऑफ वॉर। अब इसी वॉर इफेक्ट की रिकवरी कैसे हुई, यानी इससे दुनिया बाहर कैसे आई? मैंने बताया कि लगभग 3 डिकेड्स का टाइम स्पेंड हो चुका था रिकवरी करने में। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन था वो वॉर से पहले वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी था, लेकिन वॉर के बाद
जो युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी वो ब्रिटेन को ही झेलनी पड़ी, और ब्रिटेन को ही सबसे लंबा समय लग गया इस वॉर से निकलने में। वॉर से निकलने का मतलब इंपैक्ट ऑफ वॉर जो था, यानी वॉर के बाद जो रिसेशन आया था, इससे निकलने में ब्रिटेन को ही सबसे ज्यादा समय लग गया। साथ ही साथ इंडिया या दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, अपनी उस स्थिति को पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था जिसमें कि वो वॉर से पहले था। क्यों? देखिए, जब ब्रिटेन द लीडिंग इकोनॉमी बिफोर वॉर नाउ फेस्ड विथ अ सीरियस कंटेंडर इन जापान। जब वॉर हुआ, ब्रिटेन इधर वॉर में उलझा रहा। अब जब वॉर में उलझा रहा ब्रिटेन, तो उसकी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटेन से काफी रॉ मटेरियल्स की डिमांड है, ठीक ना। अब ये रॉ मटेरियल सप्लाई कहां से हो रहे थे? उनकी कॉलोनी से, इंडिया से। इसी समय इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया में शुरू हो चुका था। और इसी वर्ल्ड वॉर की वजह से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते थे वो ब्रिटेन को बेच दिए जाते थे, और यहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफी ज्यादा मुनाफा कमाया। तो पहले तो इनको कॉलोनीज से ही कंटेंटरी मिलने लगी। उसके बाद जापान भी एक डेवलप्ड कंट्री निकलकर सामने आया। बट आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि एशिया में मात्र एक ऐसी कंट्री है जिसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, दैट इज जापान। तो वॉर टाइम में ही, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इनको, ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज और जापान से काफी सीरियस कंटेंडर हो गए ये दोनों लोग। सेकेंड क्या हुआ? द वॉर हैज बूस्टेड द इकोनॉमी। जब वॉर हो रहे थे तो उसने अर्थव्यवस्था को बड़ी ही तीव्र गति प्रदान कर दी, बूस्ट कर दिया। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट था, लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था, उनकी अर्निंग थी जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी हुई थी। साथ में गवर्नमेंट के भी खर्चे बढ़े हुए थे, उनके एक्सपेंडिचर बढ़े हुए थे, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डिमांड जनरेट करते थे, जिससे जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल यूरोप की तरफ, ब्रिटेन की तरफ हुआ था इस वॉर टाइम में, वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होने लगा, और वही पैसा जो ब्रिटेन के पास था धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने लगा। कैसे? मान लीजिए कि ब्रिटेन को टैंक बनाना है, एयरक्राफ्ट बनाने हैं, मशीन गन बनाने हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल आयरन है, फेरिक है, ये कहां से आता था? ये आयरन हमारे इंडिया की माइन से आता था, ठीक ना बेटा। अमेरिका की माइन से आता था, अफ्रीका की माइन से आता था। तो यहां पर जो लोकल इंडस्ट्री थे ना, असल में ब्रिटेन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी वर्ल्ड वॉर, तो जिसकी वजह से दुनिया के अन्य हिस्सों पर, अलग अलग हिस्सों पर इसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई थी, और वहां के जो लोकल्स थे उनको उभरने का मौका मिला था। तो इसी क्रम में भारत में भी इंडस्ट्रीज खड़े हुए, और उन्होंने इसी वॉर की जो डिमांड थी ना उसको सप्लाई कर करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। वॉर के बाद ब्रिटेन उस स्थिति में फिर कभी नहीं आ पाया जिसमें कि वो वॉर से पहले था। इंडिया की ही बात कर लें तो वॉर के बाद हम देखने को हमें मिलता है कि इस वॉर का फायदा जो हमारे यहाँ के रेवोल्यूशनरी से उन्होंने काफी उठाया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे रेवोल्यूशन किए, विद्रोह किया, ठीक ना। अब वॉर के टाइम पे इकोनॉमी हाई थी, बूस्ट हो चुकी थी, देयर वर एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी काफी बढ़ी हुई थी। डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से अर्निंग बढ़ी हुई थी। तो ये जो साइकिल है ना, ये एक साइकिल चल रहा था। मतलब समझिए इस बात को, जब आपके पास पैसे होंगे तब आपकी सेविंग होगी। मैं ये कैपिटल की तरफ बता रहा हूं, जब आपके पास पैसे होंगे तब आपके पास सेविंग होगी, जब आपके पास सेविंग होगी तब आपके पास डिमांड होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। अब जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्री खड़ी होंगी, इंडस्ट्री खड़ी होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक फैक्टर ये तो सप्लाई वाला हो गया। अब डिमांड फैक्टर क्या है? जब आपकी जेब में पैसे होंगे तब आप डिमांड करेंगे, जब आप डिमांड करेंगे, पैसे होने का मतलब आपकी परचेजिंग हो, जब आप डिमांड करेंगे तब इंडस्ट्री यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसका प्रोडक्शन करेगा। अगर ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। जब ज्यादा लोग रोजगार पाएंगे तो जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कुछ लोगों के पास हो चुका था अब वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
यानी जो कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन हुआ था वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होने लगेगी, लोगों के पास पैसे आने लगेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होने लगेगी। ये सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे थे। ये वॉर टाइम में तो ब्रिटेन में चल रहा था, खूब था। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ, विद द एंड ऑफ वॉर द इकोनॉमी प्लस, अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। सिंस देयर वाज नो डिमांड, उसके बाद कोई डिमांड ही नहीं थी। अरे भाई क्यों डिमांड करेंगे, वॉर तो खत्म हो गया, हम क्यों टैंक बनाएंगे, हम क्यों मशीन गन्स बनाएंगे, हम क्यों बॉम्ब बनाएंगे। डिमांड तो इन्हीं सब चीजों की थी, वो खत्म हो गया, ठीक ना। और वॉर इक्विपमेंट, वॉर में क्या मतलब है कि वॉर के लिए फैक्ट्रीज भी तो बनी होंगी जिसमें ये एम्यूनिशंस और ये वॉर वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे, उसमें भी तो लोग काम कर रहे होंगे। जब इन वॉर वेपन्स की डिमांड ही खत्म होगी तो वो भी अनएम्प्लॉय हो गए। तो एक तरफ हमको देखने को मिला कि जैसे ही वॉर शुरू होता है, डिमांड में, एम्प्लॉयमेंट में, इन सब में काफी तगड़े से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन जो था हमारा काफी बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होता है, ये सारी चीजें एकदम कर्व ग्राफ की तरह सीधे धराशायी हो जाती है। 1921 तक 1921 तक हमको देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में इन एवरी 5 वर्कर्स, ब्रिटेन में इन एवरी 5 वर्कर्स देयर वाज एन 1 अनएम्प्लॉय पर्सन, यानी 5 में से 1 अनएम्प्लॉय वर्कर था ब्रिटेन में। तो ऐसी स्थिति बन चुकी थी ब्रिटेन में वॉर के बाद। बेटा अगला टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मास प्रोडक्शन। मैं मास प्रोडक्शन का मतलब आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हमको अमेरिकन कंटेक्स्ट में बात करनी है कि मास प्रोडक्शन वहां पर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले असल में मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में आया और उसके बाद फिर यूरोप में, और जैसे जैसे ही वर्ल्ड हमारा मॉडर्न होता चला गया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट फैला। देखिए जरूरत क्यों पड़ी और प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करने से जो इंडस्ट्रीज थे उनको फायदा क्या हुआ, ये समझना हमको जरूरी है। तो मास का मतलब होता है व्यापक, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। तो जब किसी भी कमोडिटी का काफी बड़े पैमाने पर उत्पादन, एक टर्म और इसमें इंक्लूड होता है मशीनों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं हम, तो वो मास प्रोडक्शन कहलाता है। मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी with the help of machines and technology on the large scale is called mass production। ठीक ना बेटा, मास प्रोडक्शन को समझिए। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि पूंजी की कितनी मात्रा लगाकर, कितनी यूनिट लगाकर, कैपिटल की कितनी यूनिट लगाकर, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल की कितनी यूनिट लगाकर कमोडिटी की कितनी यूनिट तैयार की जा रही है। तो बेटा देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द 1920s बिकम अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ यूएस इकोनॉमी। अब ऐसा हुआ क्या कि अमेरिका जो था वहां पर ये मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट 1920s में ही आ गया, जो कि दुनिया तो अभी पोस्ट वॉर रिकवरी में ही लगी हुई थी। वॉर की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ था। आपको मैंने बताया कि जब ब्रिटेन ने युद्ध किया, ब्रिटेन वॉर में इंक्लूड हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकन गवर्नमेंट और वहां के सिटीजन से काफी कर्ज लिया। ये जो डेब्ट था, ये जो डेबिट था, इसकी वजह से जो ब्रिटेन था इसने सबसे ज्यादा सफर किया रिकवरी में, और जो वॉर का सबसे लंबा इंपैक्ट हमको दिखाई देता है वो ब्रिटेन पे ही पड़ता है ड्यू टू दिस डेब्ट। अब देखिए, यानी वॉर, और दूसरी बात, अमेरिका जो था वो स्टार्टिंग में वॉर में नहीं कूदा था, बल्कि तटस्थ बना हुआ था। वो सिर्फ दूर से वॉच कर रहा था वॉर का। न उसने एलाइड पावर्स का साथ दिया, न उसने सेंट्रल पावर का साथ दिया। वो तो जब जापानीज ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया तो उसने कुछ समय के लिए वॉर को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन
कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि इस वार का फायदा अमेरिका को मिला था। तो 1920s में हम क्या देखते हैं? 1920s में अमेरिका में मास प्रोडक्शन अमेरिकन इकोनॉमी का मुख्य आधार बन गया था। जितनी भी इंडस्ट्री थी सब में मास प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन बात जब आए कि सबसे पहले मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड, जिनकी बनाई हुई कारें हम आजकल अपनी सड़कों पर देखते हैं। कई कारें उनकी बोलती, फोर्ड कंपनी की देखिए, फोर्ड इंडेवर है, फोर्ड की एस्पायर है, फोर्ड फीगो, ये कारें हमको अपने आसपास देखने को मिल जाती। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि दुनिया में जो सबसे पहली कार बनाई थी वो हेनरी फोर्ड ने ही बनाई थी। इन्होंने ही अमेरिका में सबसे पहले असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया इंडस्ट्री में, यानी कार इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया। अब इसका आइडिया उनको कहां में से आया? उनका आइडिया आया बेटा उनको शिकागो से। कहां से? शिकागो से। शिकागो से कैसे? शिकागो में बेटा जो स्लाटर हाउस थे, यानी जहां पर मांस काटा जाता था और बेचा जाता था, उस स्लाटर हाउस में असेंबली लाइन लगी हुई थी। मांस के टुकड़े काटकर उस असेंबली लाइन पे रख दिए जाते थे और जो ग्राहक होते थे, जो कंज्यूमर होता था, अपने अपने टुकड़े उठाकर चल जाते थे। इससे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को जो मीट थे, जो मीट का पीसेस थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो गया था। यानी जो वर्क कैपेबिलिटी थी वो काफी बढ़ गई, यानी बहुत कम लोगों में, यानी बहुत कम कैपिटल लगाकर बहुत ज्यादा आउटपुट पाया जा सकता था। ठीक ना? यहीं से हेनरी फोर्ड को इस असेंबली लाइन का आइडिया आता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में, यानी अपनी कार कंपनी में उन्होंने सबसे पहले इस असेंबली लाइन को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अमेरिका के अन्य इंडस्ट्रीज में भी फैला और फिर उसके बाद वो यूरोप में चला गया। इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, पहले जब असेंबली लाइन लग जाएगी तो इसका फायदा क्या होगा, इससे कैसे काम किया जाएगा? तो सबसे पहले कि असेंबली लाइन पे जो वर्कर होता है वो कोई एक खास काम ही करता है। मान लीजिए हेनरी फोर्ड ने कार की असेंबली में असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया, तो असेंबली लाइन पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्कर्स खड़े होते थे और हर वर्कर उस कार के खास पुर्जे को फिट करता था। इस तरह से उन्होंने देखा कि 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट एक पूरी की पूरी कार असेंबल हो जाती है, जिसमें पहले कई दिन का समय लगता था। तो इस तरह से प्रोडक्शन कई गुना हो गया, यानी जो एक कार के प्रोडक्शन में होने वाला खर्च था वो कम हो गया, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो जो था वो कम होगा। इससे कार भी सस्ती हो गई और उसकी डिमांड भी ज्यादा हो गई। जो चीज जितनी सस्ती होती जाती है वो अधिक लोगों की परचेजिंग पावर की कैटेगरी में आती जाती है और लोग उसको खरीदने लगते हैं। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो वर्कर्स थे उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ता था। असेंबली लाइन की थकान की वजह से काफी वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया। तो इसके बाद हेनरी फोर्ड ने डिसीजन लिया, उन्होंने $5 पर डे तक वर्कर्स की जो सैलरी थी उसको इंक्रीज कर दिया। अब अच्छा इंक्रीमेंट मिलने लगा उनको, वर्कर्स को अच्छी सैलरी मिलने लगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल और तेजी से होने लगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे जाने लगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। तो मास और साथ ही साथ जब पैसे जाने लगे तो बनाई गई चीजों का, प्रोड्यूस की गई कमोडिटीज का मार्केट में डिमांड भी होने लगा। तो असेंबली लाइंस के ये कुछ फायदे हुए। और क्या फायदा हो सकता था? वर्कर सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करते थे, उनको बातचीत करने का एक दूसरे से समय नहीं मिलता था, वो वर्क को डिले नहीं कर सकते, ठीक ना? तो ये सारी चीजें असेंबली लाइन के इंट्रोडक्शन से हुई। किसने किया? हेनरी फोर्ड। कहां पर किया? अपनी कार में। कहां से उनको आइडिया आया? शिकागो के स्लाटर हाउस से। थैंक यू।